यार अगर आपको याद हो, कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि अगर कोई एक मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्लेस्ड है तो क्या क्या चीजें होंगी। तो फटाफट उसी को रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि यार सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपके पास, और इसके अंदर हम एक मैग्नेट रख रहे हैं। ये हमने ले ली कोई एक मैग्नेट जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, थीटा। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो ये हो गई डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की, और ये एंगल है थीटा। तो मैंने आपको कहा था कि यार दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स इधर लगेगा F1, एक फोर्स इधर लगेगा F2। और ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसलिए हमारे पास नेट फोर्स कितना आएगा? अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स जीरो आएगा, और जो लीनियर मूवमेंट होगी वो बिल्कुल जीरो होगी। क्या ये चीजें क्लियर हैं या डाउट है इनमें? क्लियर है सर। डन। यार भले ही लीनियर मूवमेंट जीरो है, मतलब कोई लीनियर मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमने देखा यार ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग था। सिंस इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग था, तो इसीलिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भैया इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा। अब चलो इसी को आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ कि हमें दिख रहा है साफ कि जो हमारा टॉर्क है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एम मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से लास्ट वाला मतलब थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि किस केस में हमारी मैग्नेट के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, किस केस में मिनिमम टॉर्क लगेगा, और किस केस में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा? 90 डिग्री पर तो यार मैक्सिमम हमें टॉर्क। पता है साइन 90 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसलिए हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, दैट इज विल बी इक्वल टू एम बी। वेरस मिनिमम टॉर्क कितना हो सकता है? भैया साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है बने। 0 डिग्री पे, तो इस पे हमारा टॉर्क जीरो लगेगा। तो मतलब अगर हम किसी एक मैग्नेट को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन प्लेस कर दे, तो उस केस में उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो लगेगा ही लगेगा, साथ में टॉर्क भी जीरो लगेगा। मतलब उस केस में हमारी मैग्नेट बिल्कुल रेस्ट पे रहेगी। पहले चेक करो क्या ये वाले पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद नहीं देखेंगे एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच में लेंगे एंगल। 0 से 90 के बाद अगर तुम एंगल लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू रिपीट ही तो हो जाएगी साइन की। सर साइन की फिर नेगेटिव हो जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। टॉर्क नेगेटिव होगा मतलब बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम रहेगी ना। ओके सर। काव्य शायद से मैं ही क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मैंने इधर टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं किया, मैं टॉर्क की वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि टॉर्क की वैल्यू किस केस में मैक्सिमम होगी और किस केस में मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी साइन 90 पे, मिनिमम होगी 0 डिग्री पे। अब आप कह रहे हो कि सर हम एंगल को 90 से बड़ा कर दें। तो यार मुझे पता है साइन की वैल्यू अगर मैं 90 से लेके 180 के बीच में जाऊंगा तो भी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी और वैल्यू रिपीट ही होगी। 180 से 270 पे भैया साइन की वैल्यू रिपीट होगी, लेकिन बस डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर कोई मैग्नेट पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। अल्टीमेटली हर एक मैग्नेट का टारगेट क्या है? अल्टीमेटली हर एक मैग्नेट का टारगेट है कि वो रोटेट करके बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बन जाए। मतलब या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, क्योंकि ये उसकी स्टेबल पोजीशन होगी। क्या ये वाली बात क्लियर हुई है? यस सर। डन। अब मैंने आपको कल एक पॉइंट पे छोड़ दिया था, मैंने कहा था भैया अब इसकी फील ले लो बस। मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था जो एम बी साइन थीटा। भाई मैंने कहा कि चेक करो कि ये जो फॉर्मूला है ये लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई मैंने कहा था ये लीनियर इक्वेशन है। अब ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। भाई क्वेश्चन क्या है कि सपोज मैंने क्या किया, ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली है और इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट रख दी है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। भैया इसकी टेंडेंसी, सपोज इसकी टेंडेंसी है रोटेट करने की क्लॉकवाइज, लेकिन मैंने इसको रोटेट कराया क्लॉकवाइज, लेकिन जो मैं इसको रोटेट करा रहा हूं वो बहुत ही छोटे एंगल्स पे रोटेट करा रहा हूं।
तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको बहुत ही छोटे एंगल्स पर रोटेट कराऊं तो हमारा साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा। ठीक है। वेरी गुड। हमारा साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसको बहुत छोटे एंगल्स पर रोटेट कराऊंगा तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी थीटा। अब हमारे पास टॉर्क का, भाई रोटेशनल मोशन से एक और फॉर्मूला आता है टॉर्क का। टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। जहां पे आई क्या होता है? आई होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है हमारे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एंगुलर एसिलरेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही टॉर्क है। तो मेरे पास आ जाएगा आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी थीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एम बी बाई आई इंटू थीटा। पहले यहां तक चेक करो, और कोई डाउट है तो पूछो पहले यहां तक। चलो भाई, सब लोग काम पे लगो, पहले यहां तक चेक कर लो आराम से, कोई डाउट है तो पूछ लो। और अमित, एक क्लास में आते हो एक क्लास में नहीं आते, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? डन सर। डन, चलो। अब यार, अगर आपने एसएचएम थोड़ा सा बहुत याद हो, एसएचएम मतलब ऑसिलेशन वगैरह, हमारे पास एसएचएम की एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब अगर हमारा एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल आ जाए और नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये रिस्टोरिंग होना चाहिए। अब जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा मेरे को। एग्जांपल से समझो। भैया सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम ले लिया। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसको मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। तो नेचुरल लेंथ पे है तो मतलब अभी ना तो कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करा देता हूं किसी एक डिस्टेंस से, सपोज भैया मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा दिया। हम हमेशा जो स्ट्रेचिंग देखते हैं या कंप्रेशन देखते हैं वो उसकी नेचुरल लेंथ से देखते हैं। तो मैंने कहा सपोज भैया इसकी नेचुरल लेंथ से मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा दिया एक्स। तो मेरे को बताओ स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करेगी? स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचने की कोशिश करेगी। तो इस केस में एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। वेरी गुड, माइनस के एक्स। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। मतलब हमारे पास ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि भैया एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला लिख दो एम ए। तो एम ए आ जाएगा माइनस के एक्स के बराबर। ए हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स के बराबर। इस माइनस के बाई एम को हम रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन हमारी कहलाती है इक्वेशन ऑफ एस एच एम। कि मतलब हमारा पार्टिकल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करने लगेगा। तो यही चीज मैं क्या यहाँ पे भी कह सकता हूं कि भैया अगर कभी भी एक्सीलरेशन एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है डिस्प्लेसमेंट के, तो मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रही है, इस पे पावर भी 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है। तो मतलब एसएचएम की दो कंडीशंस हो गई आपके पास। कौन सी दो कंडीशंस हो गई? सबसे पहली कंडीशन, फोर्स या फिर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और ये रिस्टोरिंग होनी चाहिए। दूसरी, कि आपके पास जो इक्वेशन आए वो लीनियर आए। अगर आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या कह सकता हूं कि मेरा पार्टिकल एसएचएम करेगा? पहले यहां तक चेक करो। यार तुम लोग आज रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? यहां तक क्लियर है? यस सर। डन। यस। अब मेरे को बताओ, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया तो जो ये एसएचएम हो रहा है ये लीनियर हो रहा है या एंगल के टर्म्स में हो रहा है? लीनियर। ये लीनियर एसएचएम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लो भैया लीनियर एसएचएम। लेकिन जरूरी नहीं कि एसएचएम हमेशा लीनियर ही हो। एसएचएम का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट करना। तो भैया हम एंगुलर एसएचएम भी डिस्कस कर सकते हैं।
एंगुलर एसएचएम की कंडीशन क्या हो जाएगी? एंगुलर एसएचएम की कंडीशन बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या? लीनियर एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखना चाहिए? एंगुलर थीटा। डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा होता है। तो अगर आप देखो इधर अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और ऊपर से जो इक्वेशन है वो लीनियर भी है, तो अगर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो कह दूं सकता हूं ना कि वो एंगुलर एसएचएम करेगी। एंगुलर एसएचएम का मतलब वो चीज ऐसे बार बार टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी, टो 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 टो। तो यही चीज इधर हो रहा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को रखते हैं किसी एक एंगल पे, वो उसको इधर रोटेट कराना चाहती है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करा दिया और छोड़ दिया, लेकिन छोटे से एंगल पे। तो अब ये क्या करेगी? ये मैग्नेट ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी, ऐसे टू टू टू। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। डन। तो भाई मैंने देखा मेरा अल्फा थीटा के बराबर आ रहा है, पूरी की पूरी इक्वेशन लीनियर आ रही है, तो ये जो एम बी बाई आई है, क्या मैं इस पूरे को रिप्लेस करके ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? इस पूरे को रिप्लेस करके। तो देखो भैया हमें अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या मिला कि अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी बाई आई इंटू थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली एम बी बाई आई के बराबर होगी। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई एम बी बाई आई, जिसको मैं 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ से इक्वेट कर सकता हूं। और मुझे ये दिख गया कि अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वेशन है, तो भैया लिख दो कि हमारी ये मैग्नेट एंगुलर एसएचएम करेगी। अब ये एंगुलर एसएचएम का बहुत बड़ा यूज है। कहाँ यूज करते हैं? याद रखो ये क्वेश्चन आएगा इस पे। इसको हम एक यूज करते हैं, एक डिवाइस होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है कि भैया वाइब्रेशन की हेल्प से हम किसी भी एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। भैया मेरे को फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है किसी भी एक जगह पे, तो हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर लेते हैं, उसके अंदर हमारी नीडल वाइब्रेट करती है छोटे से एंगल्स पे। हम उस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या अल्फा, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई है तो मेरे को वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट करने को मिल जाता है। क्या ये चीजें क्लियर हुई हैं? यस सर। डन। यस सर। लेकिन इसका फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि यही किस्सा यहीं पे खत्म हो गया। फॉर्मूला क्या है ये चीज समझो। भैया ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, ओमेगा को 2 पाई टी से इक्वेट कर दो, और मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कि कोई एक चीज ऑसिलेट कर रही है, एसएचएम कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट यूज होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। तो अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं फॉर्मूले को इक्वेट करके कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। तो अगर आप एक चीज देखो, 2 पाई कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक मैग्नेट का कांस्टेंट रहेगा, मैं इसी मैग्नेट को अलग अलग जगह पे लेके जा रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम रहेगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम रहेगा, लेकिन बस अलग अलग जगह पे क्या चेंज हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा T1/T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ B2/B1, क्योंकि टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कभी भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आप दोनों साइड स्क्वायर कर देना और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेना। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। भैया क्या जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। डन डन डन। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन दे दूं तो ट्राई कर लोगे सॉल्व करने की? यस यस सर। चलो बढ़िया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। चलो भैया लेट्स ट्राई द क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक मैग्नेट ली, वो मैग्नेट क्या कर रही है? 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, 40 टाइम्स ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है 1 मिनट के अंदर, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट।
कब कर रही है ये? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन थी? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मुझे बताना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी करनी चाहिए मेरे को, जिससे जो मेरी ये मैग्नेट है अब वो क्या करे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे। कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे वो? 2.5 सेकेंड्स में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। मैंने कहा सपोज ये मेरी मैग्नेट है, ये 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है 1 मिनट में। जब यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है मैंने? 0.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब सेम मैग्नेट को मैं रोटेट कराना चाहता हूं 1 ऑसिलेशन 2.5 सेकेंड्स में। तो मेरे को इसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना चाहिए, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ट्राई टू कैलकुलेट। मैं ऑप्शंस देता हूं, आप लोग फिर मेरे को आंसर सेंड करना ऑप्शंस के टर्म्स में। पहला ऑप्शन 0.25 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दूसरा ऑप्शन 0.66 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। थर्ड ऑप्शन 0.36 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। और एक लास्ट ऑप्शन 1.2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। भैया आपको टाइम पीरियड का मतलब तो पता है ना? टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। इधर 40 ऑसिलेशंस पर मिनट है, तो आपको डायरेक्टली टाइम पीरियड 1 की वैल्यू नहीं पता। टाइम पीरियड टी की वैल्यू पता है आपको। T2 की वैल्यू, एक ऑसिलेशन 2.5 सेकंड्स में कंप्लीट कराना है। T2 की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा होगा, सेकंड में बताना है कैलकुलेट करके। अरे बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही यार, बढ़िया। T1 T2 निकलेगा तो फिर पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया बस वो यूज करना है। कोमल वेरी गुड, मानसी वेरी गुड। अरे क्या बात है, फटाफट आ ही गया आंसर, बहुत बढ़िया। तो भैया T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/40। फ्रैक्शन में ही रहने देना इसको, 3/2। टाइम T1 की वैल्यू 3/2, वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो। तो यस, काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 0.36 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। भाई अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ू? यस सर। चलो डन। तो ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर ही लोगे। आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब हम मैग्नेट को रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। बिल्कुल वही है सेम जैसे मैं कल भी बता रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा। कि भैया ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मैग्नेट को रखा। सपोज भैया मैग्नेट रोटेट करना चाहती थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता हूं, ये इनिशियल एंगल है जिसपे ये मैग्नेट प्लेस्ड है, तो भैया ये रोटेट करना चाहेगी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहूं तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं कुछ ना कुछ वर्क करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? कि भैया वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इधर हम एंगुलर टर्म्स की बात कर रहे हैं,
तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क इंटू डी थीटा, जहां पे थीटा की लिमिट्स क्या रखूंगा, इनिशियली एंगल है थीटा 1 और मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, सपोज रोटेट करा के मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे रख रहा हूं, रोटेट करा के मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसे रख रहा हूं, तो ये एंगल हो जाएगा अब की बार थीटा 2, तो लिमिट लगेगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब जो ये मैं वर्क कर रहा हूं, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्या आपको याद है यही सेम फॉर्मूला उसमें भी आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, Yes, पीई sir. कॉस थीटा 2। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 इनिशियल एंगल है जिसपे कोई एक मैग्नेट प्लेस्ड है, थीटा 2 मतलब मैं कितने एंगल पे उसको रोटेट कराना चाहता हूँ। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि भैया हमारे थीटा 1 की वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेते हैं, कि मैग्नेट को मैंने ऐसे रखा हुआ है। ऐसे क्यों, क्योंकि जब मैं मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखूंगा तो उस केस में उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो इसलिए हम जनरली थीटा 1 को 90 ले लेते हैं। तो cos 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 90 जीरो, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2, जिसको मैं लिखूंगा माइनस एम बी कॉस थीटा। जहां पे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक ही एंगल बचा था थीटा 2, तो इसलिए मैंने उसको थीटा लिख दिया। चेक करके देख लो, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो भैया पूछ लो। डन सर। डन। चलो, अब यार मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में भी एक चीज पढ़ाई हुई है, हमारे पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, और वो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स डिसाइड करके बताती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर भी वही होगा, मेरे पास जो ये मैग्नेट है इसको रोटेट कराया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हम इधर तीन टाइप के इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। मैंने देखा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कॉस थीटा पे डिपेंड करती है, तो मेरे को बता सकते हो कि मैं मैग्नेट कितने एंगल पे रोटेट कराऊं जिससे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे आ जाए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 90. थीटा, 90. 90 पे नहीं, कॉस की मिनिमम वैल्यू किस पे होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू 180 पे होती है, बिकॉज उस केस में कॉस 180 कितना आता है, -1. -1। -1। लेकिन चेक करो क्या ये सही है, सोच लो आराम से, एक चीज इसको रब करके पहले एक चीज समझो। भैया आप क्या करो, तीन एंगल्स कंसीडर किया करो हमेशा, बस तीन एंगल्स। कौन कौन से तीन एंगल्स, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो मेरे को बताओ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। है 1. 1 1 1। भैया, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। मुझे लग जीरो। रहा है आज सब नींदों में, आप लोग भी और मैं भी सब नींदों में चल रहे हैं आज। और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। अब एक चीज थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही नेगेटिव में है, पहले से ही नेगेटिव में है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंगल 180 डिग्री लूंगा तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस में। positive. तो उस प्लस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी, और जब हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, तो फिर वो स्टेबल वाली कंडीशन नहीं कहलाती, फिर वो कौन सी कंडीशन बन जाती है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो भैया हम स्टेबल नहीं रह पाते, हम पागल हो जाते हैं, बेसिकली वो कहलाती है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये चीज क्लियर है, यस तो यस। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो इस केस में मैं लूंगा एंगल 180 डिग्री, क्योंकि उसमें -1 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस एम बी। तो ये तो हो गई अनस्टेबल वाली कंडीशन। तो मेरे को बताओ स्टेबल के लिए कौन सा एंगल लूं, 0, 90 या 180, 1 0 0 0। तो इधर मैं एंगल लूंगा cos 0 डिग्री, जिससे वैल्यू आएगी 1 और पोटेंशियल एनर्जी आएगी -mb। ये नेगेटिव में आ रही है तो मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी,
ये चीज याद रखना। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। लेकिन एक और कंडीशन बाकी है। कौन सी कंडीशन बाकी है? न्यूट्रल। याद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि हमारे पास ना तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ना तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो जीरो के लिए कौन सा एंगल लूं? cos 90 90। cos 90 पे हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। सीधा सीधा फंडा। तो क्वेश्चन में ये चीज पूछेगा, याद रखना कि भैया मेरे को कौन सा एंगल पे मैग्नेट को प्लेस करना चाहिए जिससे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, अनस्टेबल मिले या न्यूट्रल मिले। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाफ ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले। हाफ ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब आपको -mb/2 चाहिए, तो फिर कितने एंगल पे रखूंगा जिससे -mb/2 मिले? 60। 60। बहुत बढ़िया। क्योंकि cos 60 डिग्री हाफ होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो उस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी -mb/2, हाफ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन लो, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन सर। डन। चलो डन भैया, सर। बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं भैया एक क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मतलब आप चाहे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा मार्क कर सकते हो, दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारे पास गिवन एक डाइपोल मोमेंट, एक मैग्नेटिक डाइपोल एम। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है अभी 120 डिग्री। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल एंगल बनाया 120 डिग्री। क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट, काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। भैया जब हम इस मैग्नेट को रिलीज कर देंगे, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेट का टारगेट क्या होता है। मैग्नेट का टारगेट होता है हमेशा कि वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए। तो ये रोटेट करके 120 से 0 डिग्री के बनाने के रास्ते में चलेगी। तो मैंने 90 डिग्री के एंगल पे पूछा है कि जब ये 90 डिग्री के एंगल पे पहुंच जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। डन। यस सर। सेकंड पार्ट, आपको बताना है विल इट परफॉर्म एसएचएम और नॉट। विल इट परफॉर्म एसएचएम? अगर ये एसएचएम परफॉर्म करेगी तो फिर आपको उसका टाइम पीरियड बताना है। चलो, विल इट परफॉर्म एसएचएम और नॉट? इफ यस, देन टाइम पीरियड। तो भैया बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक करो, ट्राई करो। अजय बहुत लेट ज्वाइन करते हो। भाई कोई अगर ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही समझ में ना आया हो तो प्लीज बता देना। कम से कम सेकंड पार्ट का आंसर पहले बता दो। सेकंड पार्ट का आंसर पहले बता दो, उसका क्लियर कट आंसर है विदाउट एनी सॉल्विंग। अरे भैया पहले पार्ट का आंसर बता दो, मतलब सॉरी सेकंड पार्ट का आंसर बता दो, उसमें कोई सॉल्विंग है ही नहीं। क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? नहीं। ये एसएचएम परफॉर्म क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एसएचएम सिर्फ तब परफॉर्म होता है, एसएचएम के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जब हम इन चीजों को रोटेट कराएं, तो वो कैसे उस पर रोटेट होनी चाहिए? वेरी स्मॉल एंगल्स में रोटेट होनी चाहिए, ताकि साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाए। इधर तो भैया एंगल 120 डिग्री और 90, बड़े बड़े एंगल्स गिवन है।
तो फॉर लार्ज एंगल्स ये एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगी, तो करेक्ट आंसर इज नो। सेकंड पार्ट में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्विंग शुरू करो और थोड़ा जल्दी ट्राई करना, क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके बारे में भी बात करनी है। तो यार हमें पता है कि हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। जब मैं इस मैग्नेट को रिलीज कर दूंगा, अभी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने इसको किसी एक एंगल पे रखा हुआ है। तो जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट मतलब ये मूव करने लग गया। तो मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? काइनेटिक। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली है? भैया कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यूज करूंगा अपना प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और मैं लिखूंगा भैया कि जब हम मैग्नेट को रिलीज कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम लिखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हम लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो यह मैग्नेट रेस्ट पे थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सब्स्टिट्यूट कर दो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब एम बी कॉस 120 डिग्री, क्योंकि इनिशियली वो कॉस 120 डिग्री पे थी, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट भी करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी के में एक नेगेटिव साइन भी होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। काइनेटिक एनर्जी मेरे को कैलकुलेट करनी है। चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर है कि बीच में पॉजिटिव क्यों आया और यहाँ पे क्या सब हो गया? डन सर। डन। बाकी मेरे को लग रहा है बाद में डाउट आएगा, तो इस बेस्ट कि मैं इस तरीके से लिख दूं, माइनस ऑफ माइनस। अब यार यहाँ पे तो है cos 90, cos 90 0, तो ये भी कट गया। तो मेरे पास आया माइनस एम बी cos 120 डिग्री। भैया cos 120 डिग्री होता है माइनस हाफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, और अगर आप देख लो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है, दैट इज एम बी बाई 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल हेमंत एरी, बिल्कुल सही। तो जैसे भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाए बता दो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। डन सर। डन। डन चलो आ जाओ भैया, अर्थ मैग्नेटिज्म। भैया ये मैंने ड्रॉ कर दी अपने धरती का गोला, दैट इज अर्थ। हमें पता है अगर मैं इसको एक्सिस में डिवाइड करूं डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमारे पास चार एक पोल्स आ जाएंगे, कोई डायरेक्शंस आ जाएंगी। कौन ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। वेरी गुड। ऊपर होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, नीचे कौन सा पोल होता है? साउथ। साउथ पोल। और ऐसे इधर कौन सी डायरेक्शन आती है? वेस्ट। ईस्ट। इधर कौन सी डायरेक्शन अच्छा। आती है? ईस्ट। राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। हमें वेस्ट। वेस्ट और ईस्ट में नहीं जाना, बाकी चलो लिख देता हूं, हमें ईस्ट और वेस्ट में नहीं जाना, हमें तो मेनली काम करना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भैया हमारे मैग्नेट के अंदर दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसलिए मेनली जो सारा काम करना है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही खेल खेलना है, ईस्ट और वेस्ट में कुछ नहीं करना है। डन। अब एक चीज याद रखो भैया, जो ये मैंने ऊपर नॉर्थ मार्क किया है, ये हमारी अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ है। तो इसलिए इस नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे? इस नॉर्थ को हम लिखेंगे कि भैया ये हमारा अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। चेक करो क्या यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। जिसको मैं डिनोट करूंगा जीएन से। जीएन का मतलब समझ जाना, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली एक्चुअल में नीचे मेरा अर्थ का साउथ पोल है, तो ये मैं लिख दूंगा भैया ज्योग्राफिक साउथ पोल। सिमिलरली ज्योग्राफिक वेस्ट, ज्योग्राफिक ईस्ट,
लेकिन इनको ज्योग्राफिक कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ही डील कर रहे हैं। अब यार हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैं कोई एक मैग्नेटिक नीडल ले रहा हूं, कि सपोज ये मैंने एक मैग्नेटिक नीडल ली और इसको मैंने फ्री छोड़ दिया, मैंने कहा भैया तू अपने ऑक्सीलेट हो ले आराम से, जितना तेरे को ऑक्सीलेट होना है। अगर किसी ने कभी भी मैग्नेटिक नीडल लैब में या घर में कभी इस्तेमाल करी हो, तो सबने देखा होगा मैग्नेटिक नीडल का एक पार्ट ऊपर आधा पार्ट रेड कलर का होता है। रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला पोल कौन सा इंडिकेट करता है? साउथ पोल। तो यार मैंने क्या देखा, सोचो थोड़ा सा लॉजिकल। मैंने देखा कि ये सपोज मेरी मैग्नेट है, मैंने इसको फ्री छोड़ दिया, तो जब मैंने इसको फ्री छोड़ा तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अलाइन हो गई। मतलब मेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर आ रहा है, आप लोगों की तरफ आ रहा है, और मेरा साउथ पोल मैग्नेट का पीछे की तरफ आ रहा है। लेकिन यार हमें पता है नॉर्थ पोल तो रिपेल करते हैं, तो फिर मेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो मेरी मैग्नेट का साउथ पोल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल है तो नीचे नॉर्थ आना चाहिए। तो फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। डन। बाकी एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आज सब सुस्ती में चल रहे हैं, आलस में, कि सर करते रहो आज तो बस। और टू बी फ्रैंक मैं भी आज आलस में चल रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। भैया मैं बोल रहा हूँ इधर नॉर्थ पोल है, लेकिन इधर भी हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट कैसे हो गए? ये तो रिपेल होने चाहिए थे, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए था। तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल क्यों आया, ये क्वेश्चन है। क्योंकि मैग्नेटिक साउथ होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। भैया वेरी गुड। तो हमने क्या देखा, इसी से एक कंक्लूजन प्रूव हुआ कि भैया अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होती है, अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होती है। बहुत सारी थ्योरीज है जिन्होंने ये प्रूव किया। हमें थ्योरीज के बारे में नहीं पढ़ना कि भैया बहुत सारी थ्योरीज क्या है, हमें पता चला कि भैया अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, और यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है और यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो इस मैग्नेट के साउथ पोल को हम डिनोट करेंगे एमएस से। एमएस मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल। और यहाँ पे हम इसको इंडिकेट करेंगे एमएन से, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से। सिंस हमारी अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर है, तो इसी से अट्रैक्ट हुई है हमारी मैग्नेटिक नीडल, इसलिए नॉर्थ पोल ऊपर आया है। तो भैया याद रखना कि जहां पे हमारी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, वहीं पे एक्चुअल नॉर्थ पोल भी है, लेकिन अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है। अब अगर आप एक चीज चेक करो कि ये मैंने है ना मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है, तो इस चीज को ध्यान देना कि अर्थ की मैग्नेट कभी भी सीधी नहीं है, अर्थ की मैग्नेट थोड़ी सी टिल्टेड है, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस कहलाती है, जिसके अबाउट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ये है हमारे पास ज्योग्राफिक एक्सिस। वेयरएस अगर एक लाइन में मैग्नेट के आर पार ड्रॉ कर दूं, तो ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। तो याद रखना इन दो एक्सिस के बीच में, इन दो एक्सिस के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एक एंगल होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। आई रिपीट, there is always an angle between magnetic axis and geographic axis. Angle between geographic axis and magnetic axis, उसको हम कहेंगे हमेशा थीटा। इस थीटा का नाम क्या है? इस थीटा का नाम है भैया, हम कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। चेक करो पहले, पहला टर्म क्लियर है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यस सर। यस सर। डन। पहले आप यहां तक छपाई अपनी चालू कर लो, फिर आगे बात करते हैं। याद रखो अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए हमें टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ने होते हैं? हमें टोटल 3 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। एक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और बाकी चीजें अभी बाकी हैं, 2 चीजें और बाकी है। अर्थ मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इतनी भी मनुष्यत मत फैलाओ, इतना भी सन्नाटा मत रखो कि मेरे को पढ़ाने में बोरियत लग जाए। सर हाँ बोलो। सर वो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन इनके एक्सिस के प्लेन में होता है या उनके परपेंडिकुलर होता उनके एक्सिस के प्लेन में होता है, अभी वो भी डिस्कस करूंगा। तो भैया मैं रिपीट कर देता हूँ, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? अर्थ की एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, जहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल आते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? अर्थ की मैग्नेट वाली एक्सिस, और उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल होता है थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन।
आपको ये वैसे तो ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, फिर भी देख लेना। ये वैल्यू 11.2 डिग्रीज के बराबर होती है या 11.5 डिग्रीज के बराबर होती है। हर बुक में ये थोड़ी सी वैल्यू में वेरिएशन है, हर बुक में वैल्यू अलग अलग गिवन है। तो याद रखना जनरली ये वैल्यू 11.5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक वेरी करती है। मैंने सेल्सियस क्यों लिख दिया, माय मिस्टेक। 11.5 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये वैल्यू वेरी करती है। वैसे अगर आप देखो एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में ये वैल्यू 11.5 गिवन है, बाकी हर बुक में अलग अलग वैल्यूज गिवन है। भैया यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ जाऊं मैं। डन सर। डन, चलो भैया Then बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। सबसे पहले मेरे को बताओ भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेयर? सर्कल इज 2D and sphere is 3D. फिर 3D। भैया ये तो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, तो याद रखो भैया, सर्कल 2D ऑब्जेक्ट है, स्फेयर 3D ऑब्जेक्ट है। तो सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल को मैं दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं। तो इस सर्कल को अगर मैं दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं, तो क्या एक एक लाइन सफिशिएंट है इसको कट करने के लिए दो पार्ट्स में? यस सर। बिल्कुल। यस तो सर। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना इस पॉइंट को, भले ही आपको फालतू सा पॉइंट लगे, लेकिन अब यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। भाई मेरे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल मतलब 2D ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर इस सर्कल को मैं कट करना चाहता हूं दो पार्ट्स में, तो ये सर्कल एक लाइन से कट हो जाएगा दो पार्ट्स में। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं एक स्फेयर की, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं एक स्फेयर की। मैं क्या चाहता हूं, मैं स्फेयर को दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं। तो अगर मैं स्फेयर को दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं, दो पार्ट्स में कट करने का मतलब है कि मेरे पास इस टाइप के दो हेमिस्फेयर बन के आ जाने चाहिए। तो अगर मेरे पास ऐसे दो हेमिस्फेयर बन के आ जाने चाहिए, तो क्या एक लाइन से स्फेयर कट हो जाएगा या एक शीट से कट होगा ये? Sheet. शीट शीट। से। तो भैया ये बहुत लॉजिकल है। अपने हाथों को अगर ऐसे रखोगे ये स्फेयर बन जाएगा। मेरे को इन दो हाथों को बिल्कुल डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो आपकी सारी फिंगर्स के बीच में, सारी फिंगर्स के बीच में कांटेक्ट है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सारी फिंगर्स के बीच में कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए मेरे को एक शीट की जरूरत पड़ेगी, तभी ये सारे कांटेक्ट ब्रेक हो पाएंगे। तो यही चीज अब आपको इधर समझानी है। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फिर से वही धरती गोला। अब मेरे को क्या करनी है, जो मेरी ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके अलोंग एक शीट ड्रॉ करनी है। क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस मेरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप है, 3D सरफेस है। तो मैं एक ऐसी चीज चाहता हूं जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करे तो मेरे को एक शीट लेनी पड़ेगी, और ये शीट किससे क्रॉस होनी चाहिए? अगर मैं अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो ये शीट एग्जैक्टली ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होनी चाहिए। तो एक ऐसी शीट, इस शीट को हम प्लेन भी कहते हैं, प्लेन, एक ऐसा प्लेन, ये एक ऐसी शीट जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करे, इस शीट को, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। पहले चेक कर लो, यहां तक भी कोई डाउट है ज्योग्राफिक मेरिडियन में? सिमिलरली मेरे को अगर अर्थ की मैग्नेट को कट करना है, भैया अर्थ की मैग्नेट भी 3D सरफेस है। अगर मेरे को अर्थ की मैग्नेट को कट करना है तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या एक शीट ड्रॉ करनी पड़ेगी? शीट। शीट। तो अगर एक ऐसी शीट लूं जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये वाली शीट हमारी क्या कहलाएगी? ये वाली शीट हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दो शीट के बीच में एंगल होगा, वो थीटा होगा। तो एक तो कंफ्यूज मत होना, मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखी है कि ये सही लिखी है, तो याद रखो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि थीटा ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस इन दोनों के बीच में जो होगा वो वही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट के हिसाब से गलत है। स्टेटमेंट क्या होती है? थीटा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन किसके बीच का एंगल है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन और किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। इसमें एक्सिस अगर आपने लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। चेक करो ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. तो इस चीज को ध्यान देना भैया। अब अगर ये चीज क्लियर है तो पहले यहां तक कंप्लीट कर लो। अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं, आपको दिखेगा कि भैया ये तो बिल्कुल हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा।
डन सर। भैया सबका हो गया है यहाँ तक? यस सर। Yes. चलो डन। अब आप क्या करो, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको एक चीज करिए। क्या बात है, क्लास स्टार्ट हुई थी 40 स्टूडेंट्स, 38 स्टूडेंट्स है और अब जाके 47 स्टूडेंट्स हुए हैं। भैया क्या दूसरी क्लास में पहले आ गए क्या? और कौन कौन ये नालायक है जो अब जाके ज्वाइन कर रहा है? चलो भैया जैसे ये कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। डन सर। डन डना डन। चलो, तो एक यस क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन भी क्यों दिया? हाँ बोलो, लिख रहे हो? Yes, sir. ठीक है, लिख लो लिख लो। Done, sir. डन। चलो, तो आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन। हमें अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज 0.26 गॉस। भैया आपको ये तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला। टेस्ला, टी। ये एसआई यूनिट है। वेरस सीजीएस यूनिट क्या होता है? गोस। गॉस, जिसको हम लिखते हैं जी से। ये सीजीएस यूनिट है। वेरस अब इन दोनों का कन्वर्जन क्या होता है? गॉस को टेस्ला या टेस्ला को गॉस में कैसे -4 कन्वर्ट करते हैं? हाँ बोलो, 10 अरे बोल रहे थे। -4। वेरी गुड। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है भैया। तो कन्वर्जन अगर करने को आ जाए तो देख लेना। हाँ, तो मैं बोल रहा था अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.26 गॉस। एंगल ऑफ डिप गिवन है हमें, एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। कि हमने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एंगल ऑफ डिप निकाला, दैट इज 60 डिग्री। तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बस इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो भैया हो ही ना सके, हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है। काव्य क्या बात है, बड़ी फुर्ती दिखाई तुमने कैलकुलेट करने में, बहुत बढ़िया, आंसर सही है। भाई एक ही बंदे का आंसर आया, शर्म कर लो थोड़ी सी। इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम ले रहे हो तो मतलब सही में शर्म ही करने वाली बात है। भैया हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या वैल्यू होती है, बी इंटू कॉस डेल। भैया बी एच की वैल्यू गिवन है, डेल की वैल्यू गिवन है, आपसे एक ये चीज फाइंड नहीं हो रही? होगी सर। तो आंसर भेज दो इसी बात पे। अक्षिकाश बिल्कुल सही, हेमंत बिल्कुल सही, मतलब डांट खा के मानते हो। तो यह सबका आंसर सही है, फटाफट सॉल्व करा रहा हूं भैया, चेक कर लो। हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी इक्वल्स टू बी एच बाय कॉस डेल। बी एच की वैल्यू 0.26, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ। ये टू ऊपर चले जाएगा तो बस सीधा सीधा 0.52 गॉस। बस यही आंसर है यार, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कोई बात नहीं प्रकुल, कोई बात नहीं। चेक करो सबको यहां तक क्लियर है या नहीं?
यस सर। सर चलो डन। अब देखो यार, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मेनली हमें कौन से 4 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। मैंने बताया था कि भैया हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा हो गया। फिर मैंने बताया था आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एनर्जी स्टोर्ड वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी, हमने ये भी कर लिया। तीसरा फिर मैंने बताया था हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थ मैग्नेटिज्म, तो भैया हमने अर्थ मैग्नेटिज्म भी पूरा कर लिया। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट टॉपिक कौन सा बचा? हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा मैटर। मैटर मतलब इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म, पैरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब यार इसमें ना कोई न्यूमेरिकल है ना कोई लॉजिक है, ये पूरा का पूरा मगअप वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। तो क्या ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं करने के लिए? यस सर। डन। तो याद रखना, किसी भी बुक में देखोगे आपको एक डिफरेंस कॉलम मिल जाएगा बिटवीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायरेक्टली एक कॉलम मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, चाहे तो नेट पे देख लेना। आपको बस वो याद करना है और कुछ नहीं करना। तो इसलिए ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑप्टिक्स, सेकंड वॉल्यूम पे आएंगे। इतने मेहरबान हो रहे हो तो लो फिर। भैया क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो थोड़ी सी बेंडेड है, ये है हमारे पास एक मैग्नेट। इस मैग्नेट की लेंथ गिवन है L, और इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है M, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे सेंटर पे, दैट इज 60 डिग्री। सॉरी एक मिनट, ये एंगल कुछ ना कुछ बना रही है हमारे पास 60 डिग्री सेंटर पे। पहले चेक करो यहां तक की बातें क्लियर, कि भैया हमने एक मैग्नेट ली जिसकी लेंथ L, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, और इसको हमने बेंड कर दिया एक सर्कुलर फॉर्म में। तो आपको बताना है जब हम इसको एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देंगे, इसका ये रेडियस R ले लो, जब हम इसको सर्कुलर उसमें बेंड कर देंगे तो व्हाट विल बी द न्यू डाइपोल मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या क्वेश्चन क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? नो सर। डन। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से फिर बाद में मैच कर लेना। एक आएगा M, एक M/2, एक आएगा 3/πm, और एक आएगा 2/πm। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना भाई। चलो, तो अब मिलेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।